नमस्कार। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव लगभग लगभग खत्म हो चुका है। आखिरी तेलंगाना को लेकर के कुछ एक जगह पर मतदान बाकी है, लेकिन बड़े स्तर पर यह चुनाव अब लगभग खात्मे की तरफ है। हर बार इन 5 राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आता है। तो अक्सर आम बोलचाल की भाषा में इसे यह कह दिया जाता है कि लोकसभा वाले फाइनल के पहले का यह सेमीफाइनल दौर होता है सियासत का, और यह हर बार अहम होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम इन पूरे 5 राज्यों के चुनाव के बहाने एक समग्र विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि ये किस दिशा में पूरा 5 राज्यों का चुनाव गया, इसके क्या कितने आयाम थे, क्या कुछ घटित हुआ, और एक विश्लेषण इस बात की तरफ भी करने की कोशिश करेंगे कि किस दिशा में परिणाम जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यह बात बिल्कुल दीगर है कि आखिरी दिन जब मतदान हो जाएगा, शायद वो 30 तारीख को है, और उसकी शाम को, देर शाम को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे कि कौन पार्टी कितना दिख रही है, और अंतिम परिणाम तो 3 दिसंबर को इस देश के सामने आएगा। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि कौन देश की सियासत में अब कहां खड़ा है। तो अंतिम परिणाम तो वहां आएगा, लेकिन हम इस बीच जो कुछ भी घटित हुआ, इस पर आपसे बातचीत करने आए हैं और इसका विश्लेषण करेंगे, कयास लगाएंगे। अपनी जो दिशा है, इस पूरे सियासत की जो दिशा है, इससे जो अंतिम दशा होनी है, उसका कयास लगाएंगे। तो इस पर बातचीत आज की वीडियो में करेंगे। तो 4 पीएम के सभी दर्शकों का स्वागत। असल में इन 5 राज्यों के चुनावों का विश्लेषण करते समय एक डिस्क्लेमर भी हम याद रखते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव का एकदम सीधा कोई फर्क पड़े लोकसभा चुनाव पर, तो अतीत में जो 2018 में हुआ था इन 5 राज्यों का चुनाव, इसके परिणाम ये बताते थे कि लगभग सब जगह बीजेपी हार गई थी। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से जीत गई थी और उनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री केसीआर बने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पर बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस जीत गई थी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में चूंकि मेजॉरिटी एक तरफा एक तरह से चुनाव हो गया था छत्तीसगढ़ में, तो वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 साल सरकार भी चली और उन्हीं भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस फिर से चुनाव लड़ रही है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतिम परिणाम बहुत नजदीकी रहे, और इसलिए बीजेपी जो ये दावा करती है कि पार्टी विद डिफरेंस के साथ वो भारतीय सियासत में राजनीति करती है, तो बीजेपी ने यह खुला खेल खेला मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर। ये खेल कोई नया नहीं था, इस खेल को लेकर के कोई नई प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई थी, वही पुरानी परंपरागत प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया पर बात करने की शुरुआत में याद करूंगा बीजेपी वाले, जिन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट से सरकार गिर गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी का एक चतुराई भरा राजनीतिक कदम, उस समय लाइव टेलीकास्ट सदन की कार्रवाई का हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी को यह पता था कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, एक वोट से सरकार गिरने वाली है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का एक शानदार भाषण दिया। भाषण देने में तो आज वाले प्रधानमंत्री ही कोई सूरमा नहीं, उनके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी शानदार भाषण देने वाले थे। काम अलग है, उसका विश्लेषण फिर कभी किया जाएगा, करते रहेंगे हम लोग। जैसे आज वाले प्रधानमंत्री का काम का विश्लेषण अलग है, उसको हम करते रहते हैं। लेकिन भाषण देने की कला, इनसे बहुत गरिमापूर्ण, बहुत गंभीर, भाषा ही नहीं, अपने सियासी तेवर में बेहद गंभीर थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन उन्होंने उस लाइव टेलीकास्ट का बड़ा फायदा उठाया और एक बात उन्होंने कही कि हम चुनाव हारे हैं,
हम सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं, लेकिन हम खरीद करके किसी सरकार को नहीं बनाना चाहते। हम इस खरीद फरोख्त की सियासत के खिलाफ हैं। हम वापस जनता में जाएंगे, हम वापस उनको भरोसा दिलाएंगे और वापस पूर्ण बहुमत ले आकर के फिर सरकार बनाने में भरोसा रखते हैं। हम लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करेंगे। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, चुनाव आएंगे, जाएंगे, ये देश रहना चाहिए। अगर आपने भाषण सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी का, तो ये भाषण उसी समय का है। और इसलिए कहा गया कि एक वोट से सरकार गिर गई, वो चाहते तो खरीद लेते, और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा कि हम खरीद करके भी सरकार बना सकते थे। वक्त बदल गया, वो न लोग वो रहे, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो वो सब वक्त बदल गया, न वैसे नेता रहे, न सियासत की कोई ऐसी नैतिकता रही। और अब नोटबंदी के बाद भले इस देश को नोटबंदी के फायदे नहीं गिनाए गए, कितना आतंकवाद रुका, कितना काला धन आया, कितना देश के लोगों के अकाउंट में पैसा गया, इस सब का कोई स्पष्ट आंकड़ा देश के सामने भले ना हो, लेकिन हां, सत्ताधारी दल के हर जिले में 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जैसे होटल होते हैं, वैसे उनके कार्यालय बन गए। 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए अकेले उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहा है। सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का श्रेय मिल गया। वो लोग खुद की बात बताते हैं, खुद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अध्यक्ष बताते हैं। तो जब नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा ताकत मिली, तो जहां चुनाव हार गए, वहां विधायक खरीदना, सांसद खरीद लेना, पार्टी खरीद लेना, खुला खेल पूरे देश में खेला गया। महाराष्ट्र ताजा खेल है। 70 घंटे भी नहीं बीते थे प्रधानमंत्री के उस भाषण के कि अजीत पवार को लेकर के, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतने घोटाले इनके ऊपर हैं कि ये जेल में जाएंगे और चक्की पीसिंग। 70 करोड़ रुपया, 70,000 करोड़ कितना बोला था वो आप खोजिए। और 70 घंटे भी नहीं बीते थे इस भाषण के, उनको ले आकर के बीजेपी के समर्थन से डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया और वो उस वॉशिंग मशीन में वो पवित्र हो गए। बंगाल का उदाहरण आप देखे होंगे। तो यही काम 2018 में, 18-19 के आसपास, जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार गई थी, जिस राजस्थान में बीजेपी चुनाव हार गई, राजस्थान में तो भी हाल तक कोशिश की गई। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, वहां महाराजा को साथ ले आकर के पूरी पार्टी के बड़े विधायकों को खरीद करके, जो कि बाद में चुनाव लड़े तो सब हार गए, फिर भी सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए, खरीद लिया, सांसद, विधायक सब लोग हो गए। तो लोकतंत्र का एक करवट बदल गई। उसका पैसे का इस्तेमाल यहां होता है, कैसे होता है वो आप देखिए। महाराष्ट्र तक में तो खुल गया था खेल, कितने 100 करोड़, कितना करोड़ किसको कौन दिया रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो इस तरह से उन 5 राज्यों के चुनाव को इस तरह से मैनेज कर लिया बीजेपी ने। और 19 के चुनाव की एक और 2 समीकरण ऐसे थे, मसलन उरी, पुलवामा, शहीद, उनकी शहीदों की जो डेड बॉडी थी वो जब आई, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट, भाषणों में उसका इस्तेमाल और तमाम तरह की चीजें। 60 साल का गड्ढा खोदा गया है, 60 महीने में नहीं भर पाएंगे, एक मौका और दे दीजिए। और 19 की चुनाव में बीजेपी और ज्यादा बहुमत से सरकार बना लेती है। तो इस पृष्ठभूमि में अगर इन 5 राज्यों के चुनाव को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भले बीजेपी इन 5 राज्यों में हार जाए, जो कि दशा और दिशा दिखा रही है। छत्तीसगढ़ में मैं गया, अभी संविधान दिवस के दिन उधर ही था। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर यह खबर साफ है कि लगभग 55 से 60 सीटें कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये वहां के लोगों की एक आम राय है। एक दूसरी आम राय छत्तीसगढ़ को लेकर के यह उभरी है, जो मैं गया, बहुत सारे लोगों से मिला, मैं बस्तर तक गया था। तो एक राय उन लोगों में भी ये आ रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में 45 से 50 सीटें भी अगर कांग्रेस जीती, यानी पूर्ण बहुमत से 5-6 सीटें ज्यादा भी अगर कांग्रेस जीत जाती है, तो वहां भी मध्य प्रदेश का ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस दोहराया जा सकता है। और वहां के एक नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लंबे समय तक नाराज रहे, फिर बाद में उनको शायद डिप्टी सीएम बनाया गया था, उनको तोड़ करके और उनके साथ कुछ विधायकों को ले करके बीजेपी, अगर कांग्रेस
5 सीटें 6 सीटें भी ज्यादा जीतेगी बहुमत से, तो बीजेपी सरकार बना सकती है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर ये, अगर वो सीटों का आंकड़ा 55 से ऊपर निकल गया, 60 से ऊपर निकल गया कांग्रेस के, जैसा कि वहां के अधिकांश लोग बता रहे हैं कि 60 के ऊपर चला जाएगा, बीजेपी गेन कर रही है। पिछली बार की तुलना में छत्तीसगढ़ में बीजेपी गेन कर रही है। गेन कितना करेगी? वहां के मतदाताओं और वहां के लोगों का कहना है कि शहरी इलाके जो हैं छत्तीसगढ़ के, वहां बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है। लेकिन जो गांव कस्बे हैं, जो आदिवासी बेल्ट है, जहां ओबीसी बेल्ट है अधिकांश गांवों में, वहां कांग्रेस भारी है। कांग्रेस की कई योजनाएं जब आखिरी दिनों तक आकर के, चाहे वो शिक्षा की बात करना, किसानों के कर्जे माफ करना, केजी से पीजी तक की शिक्षा माफ करना, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। और छत्तीसगढ़ को लेकर के एक बहुत शानदार बात उभर के आई कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की अपनी सियासी पिच है, उस पर चुनाव नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई, कोशिश की उन्होंने। इसलिए बीजेपी वहां भी जाके किसानों के कर्जे पर बात कर रही थी, धान की खरीद पर बात कर रही थी, शिक्षा पर बात कर रही थी, और बीजेपी को कांग्रेस अपनी पिच पर ले आई। ये छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के नेतृत्व वाला अपनी जो लीडरशिप है उसकी कामयाबी है, और वहां वो लीड ले रहे हैं, वो बीजेपी से बहुत आगे हैं। तो इन चीजों का असर हुआ है, और वहां के लोगों का मानना है कि 60 या उसके ऊपर का मामला कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश को लेकर के मामला ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर जो अंतिम परिणाम है, उसका कयास ये लगाया जा रहा है। हमारा विश्लेषण भी ये कहता है, तमाम चीजों को देखने समझने के बाद, कि इन दोनों जगह पर क्लोज फाइट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में एज है कांग्रेस को, और राजस्थान में आखिरी के चरण तक आते आते, जैसे महादेव ऐप की कोशिश, उस ऐप के बहाने तमाम सांसदों विधायकों को, कांग्रेस की लीडरशिप को डिमोरलाइज करके, उनको भ्रष्टाचारी साबित करके, कांग्रेस के खिलाफ जो साजिश महादेव ऐप के जरिए बीजेपी ने रची, उससे कुछ डैमेज हुआ है कांग्रेस को, लेकिन उनका मानना है कि बहुत कम हुआ है। लेकिन राजस्थान में ये डैमेज ज्यादा हुआ। राजस्थान, जैसे राजस्थान में दलितों वाला सवाल उठा दिया बीजेपी ने, और यह बात दीगर है कि राजस्थान में दलितों के ऊपर एट्रोसिटी के मामले बढ़ गए बहुत तेजी से, और इसीलिए आप देखेंगे राजस्थान में एक नई लहर की तरह, मेरा विश्लेषण आप याद रखिएगा, आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, 4 से 5 सीटें न्यूनतम वो निकाल रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, या बहुत वोट शेयर इनके पास खूब आएगा। इनकी रैलियों में खूब भीड़ आई, आप अगर नहीं देखे हो तो आप गूगल करके देखिएगा। आरएलपी और एएसपी के जो गठबंधन था, उसने ठीक ठाक हलचल पैदा कर दी, खासकर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान जहां जाटों का बेल्ट है, उधर जाट या ओबीसी तबके में आरएलपी ने अच्छा काम किया। इधर पूर्वी राजस्थान और इस बेल्ट में आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर आजाद ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है। तो वहां के विश्लेषण में ये कि 5 या उससे 2-4 सीटें आगे भी इस गठबंधन को आ सकती हैं। बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी, ये नई पार्टी बनी, बीटीपी पहले हुआ करती थी, उसमें फ्रिक्शन हो गया, लेकिन आदिवासियों की 17 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जहां आदिवासी डोमिनेंट है, आदिवासी सीटें हैं। उन सीटों में से तकरीबन 5 से 7 सीटें बाप पार्टी निकाल सकती है, ये मेरा विश्लेषण है। नहीं तो हार जीत का अंतर बहुत कम होगा। अंदर अंदर उनके कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी वहां एक हो गई, कि भाई दोनों भले हम में से कोई जीत जाए, चाहे कांग्रेस जीत जाए चाहे बीजेपी, ये बाप न जीते या आजाद समाज पार्टी या आरएलपी न जीत पाए, इस तरह का राजस्थान में देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप राजस्थान का विश्लेषण करेंगे तो राजस्थान में दलितों का मुद्दा, कास्ट का मुद्दा हावी हुआ है। बहुत मैनेज किया है अशोक गहलोत ने, बहुत मैनेज किया, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सचिन पायलट को भी कंट्रोल रखा गया, बहुत अंदरूनी विवाद सामने दिखा नहीं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अंदरूनी विवाद दिखा बीजेपी के अंदर। लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए जो एक रणनीति बनाई थी, वो रणनीति कुछ कुछ काम करती हुई बीजेपी को टक्कर में दिखा रही है। और वो रणनीति मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ये है, अलग अलग जाति समूहों के
अलग अलग इलाकों के, चाहे वो कैबिनेट मंत्री केंद्र में हों, चाहे वो सांसद का चुनाव जीत करके सदन में बैठते रहे हों, चाहे वहां के लोकल लीडर हों, सबको वापस अपनी अपनी विधानसभा और अपने इलाके में भेज करके ये संदेश दिया गया कि अगले सीएम ये बनने वाले। वसुंधरा राजे किनारे, शिवराज सिंह चौहान किनारे। इन दोनों को लेकर के बीजेपी ने पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह पैगाम देने की कोशिश की कि आपका सीएम बनने वाला है। इसने बीजेपी को थोड़ा एज दिया है। यहां बीजेपी थोड़ा सा आगे है और इन सब को लेकर के जो पूरी सियासत बनी, उसमें यह दिख रहा है कि आखिरी के चरण में राजस्थान में बीजेपी ने गेन किया है, अपने अंदरूनी कलह को बहुत मैनेज कर लिया और इस तरह की कई रणनीति बना ली। जातियों को अलग अलग साध लिया, इलाकों को साध लिया और राजस्थान में बीजेपी एज पर दिख रही है। लेकिन मानना यह है कि 200 के आसपास सीटें हैं वहां पर, तो इसमें भी माना यह जा रहा है कि फाइट बहुत क्लोज रहेगी। राजस्थान में भी बहुत गुंजाइश है कि बीजेपी अगर थोड़ा भी इस तरह की चीजें रहेंगी तो कांग्रेस और बीजेपी लगभग लगभग बराबर की स्थिति में आगे पीछे 2-4 सीटें आगे पीछे रहेंगे राजस्थान में। और बाप पार्टी या एएसपी आरएलपी का गठबंधन, इनकी अगर 10-12 सीटें आ गई कुल मिला के, तो ये कांग्रेस के साथ जाकर के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन सकती है। एक तो ये राजस्थान को लेकर के पूरा विश्लेषण है। महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एज जो है कांग्रेस के पास है। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी शुरुआती दौर में क्या हो रहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे को गायब कर दिया गया था, सीधे कैबिनेट मंत्री उतार दिए गए थे, सांसद उतार दिए गए थे। इससे ये माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत नीचे है और है भी। मध्य प्रदेश में बुरी हाल है बीजेपी की। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हाल है, तेलंगाना में बिल्कुल बीजेपी है ही नहीं, अभी आते हैं उस पर। मध्य प्रदेश में लाडली योजना और ये जो रणनीति अपनाएगी कि अलग अलग इलाकों के अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया गया कि जाओ भाई पूरे इलाके में अपनी जाति अपने इलाके का वोट ले आओ क्योंकि अगला मुख्यमंत्री आपका बनने वाला है। लेकिन फिर भी माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हावी है और सब कुछ अगर इस तरीके से रहा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तेलंगाना को लेकर के पूरा विश्लेषण ये कहता है कि तेलंगाना में शुरुआती दौर में अ, केसीआर बहुत हावी थे। लोकल लीडरशिप, पॉपुलर लीडरशिप, सब तरह से सक्षम और अपने इलाके में अपना प्रभाव रखने वाले, मजबूती से प्रभाव रखने वाले केसीआर एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कई तरह की रणनीति बना करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबकी रैलियां वहां लगा करके तेलंगाना की फाइट को भी बहुत दिलचस्प बना दिया है और माना यह जा रहा है कि अब वहां भी नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और केसीआर में। बीजेपी वहां लगभग शून्य है। वो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं ट्विटर व्यूटर पर योगी आदित्यनाथ की रैली की फोटो लगाकर, अमित शाह की रैली की, जैसे अमित शाह तेलंगाना में जाकर बोल रहे हैं कि भाई हम अगर जीते तो तेलंगाना में पहली बार एक ओबीसी सीएम बनेगा। जाति का कार्ड भी खूब खेला जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जाति का कार्ड खेला बीजेपी ने, वैसे वहां भी कोशिश कर रही है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी तीसरे पायदान पर है और तेलंगाना में कांग्रेस ने तेजी से गेन किया है। फिर भी मेरा मानना है कि केसीआर को एज है, केसीआर को बढ़त है और तेलंगाना में हो सकता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और इसकी गुंजाइश ज्यादा है। कांग्रेस के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम तेलंगाना में भी सरकार बना रहे हैं। अंतिम परिणाम देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा, लेकिन कयास इस बात का लगाया जा रहा है कि तेलंगाना की फाइट नेक टू नेक होगी। कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री शायद फिर से केसीआर ही बन जाए। तो ये जो 4 बड़े राज्य हैं, इनका पूरा सियासी समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य मेघालय शायद है। मेघालय मणिपुर के आसपास दिखता है, दोनों एम से शुरू होता है और मणिपुर का डर ऐसा है कि वहां कोई बीजेपी का बड़ा नेता ठीक से कैंपेन करने भी नहीं गया। हालत खराब है। अब अंदर के समीकरण, तमाम तरह की चीजें वो दांव पर लगा करके उसको कुछ बदल दिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वहां भी बीजेपी की हालत बहुत खराब है। मणिपुर का आक्रोश उस पूरे सेवन सिस्टर जो पूरा
पूर्वोत्तर का इलाका है, वहां बहुत हावी है और एंटी बीजेपी माहौल बना हुआ है। ये पूरा 5 राज्यों के मेरा विश्लेषण इन 5 राज्यों का है और इन 5 राज्यों के चुनावों को इसलिए भी याद किया जाएगा कि इस बीच में जाति जनगणना का मुद्दा हावी रहा। बिहार में जाकर जाति जनगणना के क्रेडिट लेने वाले नीतीश कुमार को बहुत भला-बुरा कहने वाले अमित शाह आकर के तेलंगाना में जाति की बात कर रहे, मध्य प्रदेश में लगातार जातियों को गिनवा रहे, हमने मुख्यमंत्री दिया, एमएलए दिया, एमपी दिया, एमएलसी दिया, सब कुछ दिया, कैबिनेट मिनिस्टर दिया और दलितों के ऊपर अत्याचार की संवेदना जगा रहे हैं राजस्थान में जाकर के। तो इस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि जाति एक बड़ा फैक्टर 2024 के चुनाव के पहले भी बनने वाला है और इसका असर इन 5 राज्यों के चुनाव के विमर्श का वहां तक जाएगा। और जाति जनगणना जैसे राहुल गांधी ने भी हर जगह उठाया, आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना हो रही है, कर्नाटक में होने जा रही है, इन राज्यों में भी कांग्रेस का दावा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। तो 24 के चुनाव पर इन राज्यों के चुनाव का ये असर तो पड़ने जा रहा है, एजेंडा सेट हो गया। और इन चुनावों को इसलिए भी याद किया जाएगा कि इन चुनावों ने बीजेपी के एजेंडे पर जाने की बजाय, क्योंकि बीजेपी ने इन चुनावों में लगातार राम मंदिर पर याद वोट मांगा है, बीजेपी ने 370 पर वोट मांगा है, बीजेपी ने ट्रिपल तलाक पर वोट मांगा है, बीजेपी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा है। तो और तमाम विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ा है। तो 24 का चुनाव अगर इस पैटर्न पर हुआ तो इसका भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता के एजेंडे पर चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगह देखेंगे, तेलंगाना में भी देखेंगे, एजेंडा केंद्र में था, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, जो जनता के सवाल हैं, इन पर बात हो रही है, बेरोजगारी पर बात हो रही है, ये इन 5 राज्यों के चुनाव में देखने का एक नजरिया बन रहा है। दूसरा एक नजरिया ये भी बन रहा है कि इन राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे कि कोई मूर्खों का सरदार बोला, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। पनौती पर चुनाव आयोग, अचानक आप देश में खबर बन गई कि हाँ, इस देश में एक चुनाव आयोग भी है, जो राहुल गांधी को नोटिस दे सकता है कि आपने जेब कतरा और पनौती क्यों कह दिया, प्रधानमंत्री के लिए क्यों कह दिया। प्रधानमंत्री किसी के लिए कुछ भी कह दें, उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कहेगा। इसका विमर्श भी लोगों में गया है। अंतिम में भाषा गिरती गई, तमाम तरह के स्तरहीन बातें होती रहीं, जो चुनाव में अक्सर होती रही हैं। इन राज्यों के चुनाव ने ये जरूर संकेत कर दिया है कि 24 के चुनाव में और ज्यादा ये स्तर गिरेंगे, और ज्यादा इस तरह से भेदभाव करते हुए, विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए इलेक्शन कमीशन, और इसी चुनाव के बीच में बार बार आपको याद रखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, ईडी सीबीआई ने जो भूमिका निभाई है इन चुनावों में, वो सबसे टॉप पर है। इलेक्शन कमीशन अभी उससे नीचे है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई, सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत की है, तो ईडी सीबीआई ने मेहनत की है। ये इस चुनाव से संकेत निकल रहा है कि 24 के चुनाव में इन संगठनों या इन इन इस तबके की मेहनत और बढ़ने वाली है। भाषा का स्तर गिरने वाला है और बदहवासी भी बढ़ने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 राज्यों के अंतिम परिणाम किस दिशा में बैठते हैं, क्योंकि उससे तय हो जाएगा कि 24 की लड़ाई, जो आजाद भारत की सबसे मुश्किल लड़ाई होने जा रही है, वो किस करवट बैठेगी। तो ये एक सामान्य सा विश्लेषण 4 पीएम के दर्शकों, आपका अपना विश्लेषण क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर मिलेंगे अपने किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।